बिग ब्रेकिंग 1। भारत के लिए दोस्त रूस ने किया वीटो। चीन का खुफिया प्लान होगा फेल। बिग ब्रेकिंग 2। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही बांग्लादेश में दूसरी तख्ता पलट की तैयारी शुरू। बिग ब्रेकिंग 3। डोनाल्ड ट्रंप ने घुमाया पीएम मोदी को फोन, चीन को लगा 440 वोल्ट का झटका। बिग ब्रेकिंग 4। सऊदी अरब अचानक तुर्की को अचानक $6 अरब क्यों देने जा रहा है? अमेरिकी हथियार बाजार में आएगा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 5। कनाडा और ग्रीनलैंड को कब्जा करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान ने मचा दिया तहलका। बिग ब्रेकिंग 6। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को खरीदने जा रहा भारतीय मूल का सीईओ, इनका नाम सुनकर चौंक जाएंगे। बिग ब्रेकिंग 7। डोनाल्ड ट्रंप पर आखिर अचानक क्यों भड़क गई पीएम मोदी की फेवरेट जॉर्जिया मेलोनी। बिग ब्रेकिंग 8। रूस ने ईरान को दिए एक ऐसे हथियार कि पूरे मिडिल ईस्ट में आ जाएगा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 9। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद छापेमारी से प्रवासियों में डर का माहौल है। कई परिवार स्कूल और काम पर जाने से बच रहे हैं, बच्चों का हुआ बुरा हाल। बिग ब्रेकिंग 10। पूरे यूरोप में शुरू हो रहा डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलॉन मस्क का जमकर विरोध, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कर दिया सबसे बड़ा हमला। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। आइए देखते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। रूस ने अमेरिका की तरह एक नया क्वाड बनाया है जिसे अफगानिस्तान क्वाड नाम दिया गया है। इसमें ईरान, पाकिस्तान और चीन पहले ही शामिल हैं। चीन, पाकिस्तान चाहते थे कि भारत इसमें शामिल न हो, लेकिन रूस ने उनके प्लान पर वीटो कर दिया है, क्योंकि अब रूस चाहता है कि भारत भी इस समूह का हिस्सा बने। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इस क्वाड को अफगानिस्तान के लिए सही कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि भारत इस समूह में शामिल होगा। लेकिन भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं, क्योंकि इस क्वाड में पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देश हैं। भारत में विशेषज्ञ इसे खतरे की घंटी बता रहे हैं। उनका मानना है कि इस ग्रुप में पाकिस्तान की भागीदारी भारत के रणनीतिक हितों के लिए टकराव पैदा करेगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत रूस के इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में सत्ता का संघर्ष तेज हो गया है। मोहम्मद यूनुस की हालत खराब है और अब वे सत्ता में बने रहने के लिए अपने सेना प्रमुख को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना में तख्ता पलट की साजिश रची जा रही है, जिसमें कट्टरपंथी अफसरों के साथ पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई का भी नाम सामने आया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की कमान संभालने की तैयारी में हैं। फैजुर रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में आईएसआई के प्रमुख और उसके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसके अलावा वह बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी डीजीएफआई का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान सेना प्रमुख वकारुज्जमान को भारत और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी माना जाता है। उन्होंने 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने में मदद की थी। वकार के खिलाफ यह साजिश उनकी भारत समर्थक छवि और शेख हसीना के साथ नजदीकियों के कारण रची गई है। फैजुर रहमान अपनी कट्टरपंथी सोच और पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए बदनाम है। अगर यह साजिश सफल हुई तो बांग्लादेश की राजनीति और सेना में बड़ा बदलाव हो सकता है। भारत के लिए यह एक नई चुनौती बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को हुई फोन वार्ता कई मायनों में खास रही। राष्ट्रपति पद संभालने के 1 सप्ताह बाद हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। एक तरफ भारत अमेरिका में ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट किए जा रहा है, जिसके आंकड़े हमने कल आपको दिखाए थे। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कमर तोड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के तुरंत बाद चीन पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन संबंधों में भारी असंतुलन है और यह बिल्कुल अनुचित है। ट्रंप ने निष्पक्ष और समान अवसरों की मांग करते हुए कहा कि अब इसे सुधारना होगा। इससे पहले 6 नवंबर 2024 को ट्रंप और मोदी के बीच पहली वार्ता हुई थी। दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और चीन पर ट्रंप के तेवर अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नया मोड़ दे सकते हैं।
तुर्की और सऊदी अरब के बीच $6 बिलियन का बड़ा रक्षा सौदा जल्द फाइनल हो सकता है। इस डील में सऊदी अरब तुर्की से युद्धपोत, टैंक और मिसाइलें खरीदेगा। इसके साथ ही सऊदी अरब तुर्की के कान लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में भी शामिल होगा, जिसमें पाकिस्तान पहले से साझेदार है। अगर सऊदी तुर्की से इतनी भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है तो इसका सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगेगा, जो अब तक भारी मात्रा में सऊदी को हथियार बेचा करता था। सऊदी के इस कदम से अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का झटका लगेगा। माना जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की मार्च में सऊदी यात्रा के दौरान इस डील को अंतिम रूप दिया जाएगा। साल 2023 में सऊदी अरब ने तुर्की की कंपनी बायकर से हाई फ्लाइंग ड्रोन खरीदे थे। अब तुर्की मिसाइल, रक्षा प्रणाली और अल्ताय टैंक बेचने की तैयारी में है। तुर्की का रक्षा निर्यात $7 बिलियन सालाना है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अपने विमान में पत्रकारों से 20 मिनट के सत्र में कई सवालों के जवाब दिए। लास वेगास से फ्लोरिडा जाते समय उन्होंने कहा, बाइडेन प्रशासन से हालात अब 5000% अलग हैं। ट्रंप ने कहा वह विमान के बेबी ब्लू रंग को पावर ब्लू में बदलना चाहते हैं। टिकटॉक खरीदने पर उन्होंने कहा 30 दिनों में फैसला होगा और अमेरिका बड़ा लाभार्थी होगा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने कहा यह हमारी स्वतंत्रता से जुड़ा है और हमें ग्रीनलैंड चाहिए। कनाडा को लेकर उन्होंने कहा उसे अमेरिका का राज्य होना चाहिए। ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं करोड़ों डॉलर खर्च नहीं करूंगा जब तक वह हमारा राज्य न बने। उन्होंने स्पष्ट किया, अब कोई मुफ्त की मदद नहीं। अमेरिकी एआई कंपनी परप्लेक्सिटी एआई ने टिकटॉक के अमेरिकी बिजनेस को खरीदने के लिए चौंकाने वाला ऑफर दिया है। कंपनी ने $300 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। करोड़ रुपए से अधिक में अमेरिकी टिकटॉक की ज्यादातर हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव पेश किया है। इस डील के तहत अमेरिकी सरकार को टिकटॉक में 50% हिस्सेदारी दी जाएगी। हालांकि सरकार के पास बोर्ड में जगह या किसी फैसले पर वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। इस डील में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस की कुछ हिस्सेदारी बनी रहेगी। इसके अलावा परप्लेक्सिटी और टिकटॉक को मर्ज करने का प्लान भी है। इस ऑफर को पिछले हफ्ते पेश किया गया और यह ट्रंप प्रशासन की निगरानी में संशोधित किया गया। परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ भारतीय मूल के अरविंद श्रीनिवास हैं, जो ओपन एआई के रिसर्चर रह चुके हैं और गूगल और डीप माइंड में भी काम कर चुके हैं। टिकटॉक के इस प्रस्ताव ने अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। यह डील एआई और सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन इस ऑफर को मंजूरी देगा और यह डील कैसे वैश्विक स्तर पर असर डालेगी। इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, उन्हें यकीन नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने की कोई पक्की योजना है। उन्होंने कहा, गाजा के पुनर्निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी जरूरी है। सऊदी अरब में मीडिया से बात करते हुए मेलोनी ने कहा, गाजा का पुनर्निर्माण दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने शरणार्थियों को लेकर ट्रंप की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा, क्षेत्रीय पक्षों से चर्चा करनी होगी। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, वह चाहते हैं जॉर्डन और मिस्र गाजा के 2 करोड़ 30 लाख लोगों को ले जाएं और पूरी जगह खाली कर दी जाए। इस पर फिलिस्तीनी नेताओं और अरब लीग ने कड़ा विरोध किया। इजरायली हमलों के चलते 90% लोग विस्थापित हुए हैं। ईरान ने पहली बार माना है कि उसने रूस से सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान खरीदे हैं, जिससे उसकी वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। ईरान की वायुसेना के पास अब तक पुराने अमेरिकी और रूसी जेट थे, लेकिन Su-35 दुश्मन देश इजरायल के लिए नई चुनौती बन सकता है। सिंगल सीट, ट्विन इंजन और सुपर मैन्यूवरेबल Su-35 चौथी और आधी पीढ़ी का एडवांस्ड एयर फाइटर है। इजरायल और ईरान की पुरानी दुश्मनी में यह विमान गेम चेंजर साबित हो सकता है। ईरान की यह खरीद इजरायल की सुरक्षा रणनीतियों में बड़ा बदलाव लाने के लिए मजबूर कर सकती है।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद आव्रजन अभियान ने हलचल मचा दी है। रविवार को आईसीई की कार्रवाई में 956 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। शिकागो, नेवार्क और मियामी समेत कई शहरों में संघीय एजेंसियों ने छापेमारी की। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह भी अभियान जारी रहेगा। शिकागो में तीव्र छापेमारी से प्रवासियों में डर का माहौल है। कई परिवार स्कूल और काम पर जाने से बच रहे हैं। गैर लाभकारी संस्थाओं ने बताया कुछ प्रवासी बहनें स्कूल नहीं गईं और उनके माता पिता ने सफाई और लैंडस्केपिंग का काम छोड़ दिया। ट्रंप की सख्ती ने प्रवासियों की जिंदगी को हिला दिया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क पर अब फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू ने तीखा हमला किया है। फ्रांस के पीएम ने कहा कि एलन मस्क लोकतंत्र के लिए खतरा है और उन्हें पैसे के विवेक पर शासन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह बयान मस्क के हालिया हमलों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी की सरकारों को निशाने पर लिया था। फ्रांस के पीएम ने कहा कि यूरोप और फ्रांस को ट्रंप की नीतियों और मस्क के प्रभाव के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद मस्क को सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख बनाया है। मस्क को सरकारी खर्च में कटौती और नौकरियों में छंटनी की जिम्मेदारी दी गई है। मस्क ने जर्मनी में एंटी इमिग्रेशन पार्टी का समर्थन किया, ब्रिटेन में पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भी मस्क पर निशाना साधा। मस्क ने जवाब में एक्स पर लिखा कि लाफ शर्म करो। मस्क की हर बात अब वैश्विक राजनीति को हिला रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। मेक्सिको और कोलंबिया ने आखिरकार अमेरिका से निर्वासित लोगों को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले दोनों देशों ने अमेरिकी सैन्य विमानों को अपनी सीमा में उतरने से रोक दिया था। एपी के मुताबिक इस विवाद के चलते कोलंबिया में वीजा अपॉइंटमेंट रद्द कर दी गई और मामला व्यापार युद्ध तक पहुंच गया। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने पुष्टि की कि मेक्सिको ने 4000 से अधिक निर्वासित लोगों को स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला किया। पेट्रो ने ट्रंप को गोरा गुलाम कहकर उनकी आलोचना की और लिखा कि अमेरिका कभी दक्षिण अमेरिकी देशों पर हावी नहीं हो पाएगा। उन्होंने ट्रंप पर दक्षिण अमेरिकी देशों की स्वतंत्रता का सम्मान न करने का आरोप लगाया और साफ कहा कि मानवता इसका जवाब देगी। व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि कोलंबिया अब निर्वासितों को स्वीकार करेगा और बदले में अमेरिका अपने टैरिफ रोक देगा। वॉशिंगटन के मसौदे में 25% टैरिफ लगाने की योजना थी, जिसे 50% तक बढ़ाने की तैयारी थी। पेट्रो ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो कोलंबिया भी जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि कोलंबिया झुकेगा नहीं। ट्रंप की इन सख्त नीतियों और पेट्रो की चुनौती ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। 15 महीने बाद गाजा के उत्तरी इलाके में जिंदगी की वापसी हो रही है। इजराइल ने हजारों फिलिस्तीनियों को उनके घर लौटने की इजाजत दी है। अक्टूबर 2023 में 10 लाख लोग यह इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए थे। अब हजारों फिलिस्तीनी अपने उजड़े घरों की तरफ लौट रहे हैं। यह इजाजत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।